गुड मॉर्निंग एवरीवन। वेलकम टू पीडब्ल्यू ओनली आईएएस। दोस्तों, बात करें अगर द हिंदू के फ्रंट पेज की, तो यहाँ पर आप नोटिस कर पाओगे कि सुप्रीम कोर्ट के द्वारा केजरीवाल जी को इंटरिम बेल दी गई है एक्साइज पॉलिसी केस के अंदर। तो आपके दिमाग में आएगा, चलो सर बेल मिल गई तो इसका मतलब अब क्या ये जेल से बाहर आ पाएंगे? द आंसर इज नो। सर ऐसा क्यों? ऐसा इसलिए क्योंकि देखो, यहाँ पर सुप्रीम कोर्ट ने ईडी वाले मसले के अंदर तो इनको यहाँ पे रिलीफ दे दिया है, पर अभी सीबीआई ने भी तो इनको गिरफ्तार कर रखा है ना? तो यानी कि अभी करंटली वो सीबीआई केस के साथ जो रिलेटेड केस है उसके अंदर रिमांड में है। तो यानी कि डिस्पाइट गेटिंग द बेल इन दिस ईडी केस, ये अभी जेल से बाहर नहीं आएंगे, अभी इनको टाइम लगेगा। अगर दूसरे केसेस में भी ये सारी चीजें में अगर वो उनको बेल वगैरह मिलती है तब जाके बाहर आएंगे, अभी नहीं आएंगे। ठीक है। यहां पर सुप्रीम कोर्ट ने एक बात और बोली कि देखो यार, केजरीवाल जी इस तरह से अलग अलग केसेस में इन्वॉल्व हैं, राइट? तो क्या उनको जो चीफ मिनिस्टर का पोजीशन है, जो पोस्ट है, क्या उसको छोड़ देना चाहिए? द आंसर इज, सुप्रीम कोर्ट ने बोला है कि ये खुद अरविंद केजरीवाल जी ही डिसाइड करेंगे। यहाँ पर कोर्ट्स की दखल अंदाजी नहीं होनी चाहिए कि कौन सा पर्सन सीएम बनेगा या कब पोस्ट छोड़ेगा। तो ये केजरीवाल जी के हाथ में ही है कि कब वो अपनी पोजीशन छोड़ना चाहते हैं, ऐसा सुप्रीम कोर्ट ने बोला है। एंड सुप्रीम कोर्ट नहीं डिक्टेट करेगा इनको कि उनको पोजीशन छोड़नी है या नहीं। इसके साथ ही अगर हम बात करें हमारी पड़ोसी देश नेपाल की, तो नेपाल में ना जो प्रचंड बेसिकली पुष्प कुमार दहल जी जो प्राइम मिनिस्टर थे, उनका यहाँ पे मेजोरिटी उनकी खो चुकी है। दरअसल में कुछ पार्टीज ने उनका साथ छोड़ दिया है। अब एक्सपेक्ट ये है कि नई यहाँ पे सरकार हमें फॉर्म होती हुई देखने को मिल जाएगी विद इन द कमिंग फ्यू डेज। आप लोगों ने केपी शर्मा ओली जी का नाम सुना होगा, ऐसा माना जा रहा है कि नेपाल के अगले प्राइम मिनिस्टर वही बनेंगे। दोस्तों, डेट है आज की 13 जुलाई 2024 एंड आप सभी का स्वागत है आज के प्रीलिम बूस्टर न्यूज डिस्कशन के अंदर। पहला जो हम टॉपिक डिस्कस करेंगे वो है बिम्स्टेक के बारे में। भारत के द्वारा बिम्स्टेक फॉरेन मेंबर्स को, मिनिस्टर्स को बेसिकली होस्ट किया गया है। अब थोड़ा सा पहले एक बार इसकी हिस्ट्री जान लेते हैं बिम्स्टेक की, फिर रिसेंटली मीटिंग के अंदर क्या हुआ वो सारी चर्चा हम कर लेंगे। देखो, दरअसल में ना बिम्स्टेक कोई एक दिन में नहीं बना। पहले ये था बिस्टेक। बिस्टेक जब स्टार्ट हुआ ना, तो ये चार देशों के साथ स्टार्ट हुआ, जिनके चार नाम यही थे। बी से बांग्लादेश, आई से इंडिया, एस से श्रीलंका, टी से थाईलैंड। ये चार देश साथ में आए एंड अकॉर्डिंगली इन्होंने बिस्टेक बना लिया। एंड उस समय की जो डेक्लेरेशन का नाम आपको जरूर पता होना चाहिए, दैट इज बैंकॉक डिक्लेरेशन। 1997 में इसका फाउंडिंग हो जाती है। इसके बाद म्यांमार भी इसका मेंबर बन जाता है, फिर इसका नाम हो जाता है बिम्स्टेक, एम और ऐड हो जाता है कि म्यांमार भी साथ में आ गया। फिर बाद में 2004 में क्या होता है, नेपाल और भूटान, ये दो देश भी मेंबर इसका बन जाते हैं। एंड इसके साथ ही साथ ना, इसका जो नाम होता है उसका बिम्स्टेक ही रहता है, पर उसकी फुल फॉर्म चेंज हो जाती है। वो बन जाती है बे ऑफ बंगाल इनिशिएटिव फॉर मल्टी सेक्टोरल टेक्निकल एंड इकोनॉमिक ऑपरेशन। तो दिस इज बिम्स्टेक। अब इंपॉर्टेंट चीज ये है कि आप नोटिस करोगे, जो साथ साथ के देश हैं, यहाँ पर आपस में शेयर्ड ग्रोथ एंड कॉपरेशन हो पाए, इसके लिए यहाँ पर ये मल्टीलैटरल रीजन ऑर्गेनाइजेशन आपको देखने को मिल जाती है। इसके सेक्रेटरीट आपको ढाका बांग्लादेश में देखने को मिल जाएंगे। ध्यान रखने वाली बात यह है कि यहाँ पर आपके पास टोटल 7 मेंबर्स हैं। इन 7 मेंबर में से 5 मेंबर आपके साउथ एशिया से हैं, एंड आपके 2 मेंबर साउथ ईस्ट एशिया से आपको देखने को मिल जाएंगे, म्यांमार और थाईलैंड। बाकी पांचों जो है बांग्लादेश, भूटान, इंडिया, नेपाल, श्रीलंका, ये सारे आपके साउथ एशिया के मेंबर्स हैं। अब यहाँ पर इनके कुछ प्रिंसिपल्स भी हैं, जैसे फॉर एग्जांपल सॉवरन इक्वलिटी हो गया, टेरिटोरियल इंटीग्रिटी हो गया, पॉलिटिकल इंडिपेंडेंस हो गया, नॉन इंटरफेरेंस अपने आप में एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज है। पंचशील में भी आपको ये चीज देखने को मिल जाएगी, म्यूचुअल बेनिफिट एंड पीसफुल कोएग्जिस्टेंस। तो ये काफी हद तक सिमिलर है जैसे हमारा पंचशील डॉक्ट्रिन हमारा रहा भी है, राइट? तो वो भी आप यहाँ पे नोटिस कर सकते हो। बाकी साथ में अगर हम बात करें, ठीक है ना, तो ये सब चीजें तो हैं एक्चुअल में ना, यहाँ पे रिस्पॉन्सिबिलिटीज डिवाइडेड है। जैसे इंडिया को सिक्योरिटी का काम दिया है, ठीक है, पूरे रीजन के अंदर। इस तरह से मतलब हर पर्टिकुलर एंटिटी के रिगार्डिंग हर पर्टिकुलर जो मेंबर कंट्री है, वो एक सर्टेन जो कॉपरेशन एरिया है उसको यहाँ पे लीड करता है। इंडिया ने पहले ट्रांसपोर्टेशन, टूरिज्म, काउंटर टेररिज्म को भी सेक्टर के लिए रिस्पॉन्सिबल रहा है। अब यहाँ पर दो तरह के आपके पॉलिसी मेकिंग होती है। एक तो होते हैं समिट्स, जो कि होते हैं लगभग हर साल, हर 2 साल के बाद। ऑन द अदर हैंड एक होती है मिनिस्ट्रियल मीटिंग फॉरेन एंड कॉमर्स मिनिस्टर्स की, ये हर साल ही हमें देखने को मिल जाती है। तो समिट्स की बात करें 2 साल के बाद, मिनिस्ट्रियल मीटिंग हमें हर साल देखने को मिल जाएगी। अभी जो हम ये बात करें ना बिम्स्टेक फॉरेन मिनिस्टर्स, ये दरअसल में यही मिनिस्ट्रियल मीटिंग ऑफ फॉरेन मिनिस्टर्स की यहाँ पे बात हो रही है, जो कि एवरी ईयर हमें यहाँ पे देखने को मिल जाती है।
बाकी देखो यार, जब भी बिम्स्टेक की बात होती है तो साथ ही साथ सार्क की भी बात होती है। सार्क क्या है? साउथ एशियन एसोसिएशन फॉर रीजनल कोऑपरेशन। इसको 1985 में फॉर्म किया गया था। आज के समय टोटल इसके 8 मेंबर्स देखने को मिलते हैं। अफगानिस्तान, बांग्लादेश, भूटान, इंडिया, मालदीव्स, नेपाल, पाकिस्तान एंड श्रीलंका। अब आप पूछेंगे सर साथ में इसका डिस्कशन क्यों होता है सार्क और बिम्स्टेक का? क्योंकि इसलिए क्योंकि देखो सार्क अपने आप में ना काफी इनएक्टिव हो चुका है आज के समय, स्पेशली ड्यू टू पाकिस्तान। पाकिस्तान आप जानते हो स्टेट स्पॉन्सर्ड टेररिज्म प्रमोट करता है, जिस वजह से इंडिया बहुत ज़्यादा पाकिस्तान के साथ बातचीत करने को उतना सहमत नहीं होता, क्योंकि जब तक ये टेररिज्म नहीं छोड़ते तो कैसे इनके साथ टॉक्स को हम कंटिन्यू रख सकते हैं। तो आप नोटिस करोगे तो इंडिया ज़्यादा फोकस बिम्स्टेक के ऊपर कर रहा है, क्योंकि बिम्स्टेक में भी ना सार्क के आपके काफ़ी देश आ जाते हैं। सारे देश तो नहीं आते पर काफ़ी हद तक देश आ जाते हैं, 5 देश जैसे मैंने आपको बताया भी था। तो इस तरह से आप नोटिस करोगे कि बिम्स्टेक एक ऑल्टरनेट की तरह यहाँ पे हमारे सामने इमर्ज करके आया है। हालांकि सार्क की अपनी इंपॉर्टेंस है, इसमें कोई डाउट की बात नहीं है, क्योंकि सार्क अपने आप में प्योरली आप नोटिस करोगे एक रीजनल ऑर्गेनाइजेशन है फोकसिंग ऑन साउथ एशिया। बिम्स्टेक आपका साउथ एशिया के साथ साथ आशियन कंट्रीज में भी जो 2 देश है ना उनको फोकस यहाँ पे लेता है। बाकी डेफिनेटली इनके जो गोल्स हैं एंड फंक्शन अपने आप में कॉम्प्लीमेंट्री हैं, ये चीज़ भी आपको यहाँ पे पता होनी चाहिए, राइट? अभी जो रिसेंटली मीटिंग हुई है इसके अंदर क्या डिस्कस किया गया? इसके अंदर एक तो आप नोटिस करोगे यार, म्यांमार जो है ना वहां पर काफी इश्यूज चल रहे हैं। पिछले लगभग 2 साल से ही चल रहे हैं। आप जानते होंगे इस मुद्दे के बारे में, म्यांमार के अंदर कि जो मिलिट्री कू हुआ था एक तरह से, तो डेमोक्रेसी वहां पे अपने आप में काफी क्वेश्चन में आ चुकी है। प्लस एट द सेम टाइम कोशिश ये करी गई इस पर्टिकुलर मीटिंग के अंदर कि जो इंटरनल सोल्यूशंस है ना, इनको हम जल्दी से जल्दी इनके जो भी इश्यूज हैं उनको रिजॉल्व करने की यहाँ पे कोशिश करें। आज के समय बहुत सारे ग्लोबल और रीजनल डेवलपमेंट्स हो रहे हैं, वॉर्स बहुत सारा हमें देखने को मिल रही है, तो हम कैसे सॉल्यूशंस फाइंड कर सकते हैं, वो एक चीज़ थी। एंड साथ ही साथ अगर हम बात करें तो फोकस होना चाहिए लॉन्ग टर्म गोल्स के ऊपर, जैसे कैपेसिटी बिल्डिंग हो गया, इकोनॉमिक कॉपरेशन हो गया। क्योंकि देखो फोकस ना ये जो बना बिम्स्टेक, कहीं ना कहीं इकोनॉमिक कॉपरेशन के थ्रू ही बना था। कैसे कनेक्टिविटी बढ़ेगी, बॉर्डर स्टेबिलिटी हो गया, ह्यूमैनिटेरियन असिस्टेंस हो गया, एंड इसके अलावा आपके जो भी ट्रांसनेशनल क्राइम्स हैं जैसे साइबर क्राइम, नार्कोटिक्स, इलीगल आर्म्स हो गया, ये इंडिया, म्यांमार और थाईलैंड तीनों कंट्रीज की अपने आप में बहुत बड़ी प्रायोरिटी बनते हैं। तो डेफिनेटली इनके ऊपर फोकस फ्यूचर में रखा जाएगा। ये कुछ डिस्कशन हुआ इस पर्टिकुलर फॉरेन मिनिस्टर्स की मीटिंग के द्वारा। नेक्स्ट दोस्तों हमारा टॉपिक जो रहेगा वो ME डेविस प्लेटफॉर्म रहेगा। अब आप पूछेंगे सर ये क्या है ME डेविस? देखो ME से वर्ड आया आपका मेडिकल, DE से वर्ड आया डिवाइसेस, और IS का फुल फॉर्म क्या है? IS का फुल फॉर्म है इंफॉर्मेशन सिस्टम। क्या मतलब सर इस चीज का, मेडिकल डिवाइसेस इंफॉर्मेशन सिस्टम? देखो मीनिंग तो आप समझ गए होंगे। मेडिकल डिवाइसेस, कोई भी आप ना जब भी हॉस्पिटल्स को देखते हो तो बहुत सारी मेडिकल डिवाइसेस आप यहाँ पे नोटिस कर पा रहे हो। बिल्कुल। अब दुनिया भर में ना हम चाहते हैं कि इसकी कंसिस्टेंसी हो। कंसिस्टेंसी मतलब कि यार ऐसा ना हो कि एक कंट्री ने एक मेडिकल डिवाइस को कुछ अलग तरह से नेमिंग कर रखी है, किसी दूसरी कंट्री ने अलग तरह से। उससे क्या होता है, बहुत ज्यादा कंफ्यूजन और कॉम्प्लेक्सिटी बढ़ जाती है। तो हम चाहते हैं कि यार एक ना एक सिंगल यहाँ पे हमारे पास मेडिकल डिवाइस इंफॉर्मेशन सिस्टम हो, ताकि ना हमें पूरी उसके बारे में जानकारी अच्छे से मिल जाए। ऐसा ना हो कि कुछ हम ऐसी डिवाइसेस के साथ डील कर रहे हो जिससे बहुत कॉम्प्लेक्सिटी बढ़ जाएगी, वो सब हम नहीं चाहते। तो एक्चुअल में ना मैं आपको एग्जांपल से समझाता हूँ। जैसे मान लो ना मैंने आपको ना एक कोड दे दिया, लेट से मैंने बोला 47569। अब जैसे ही आप एक एंट्री करोगे कि अच्छा ये डिवाइस का मतलब क्या है 47569 का, तो आपके सामने ना इस चीज का टर्म नेम आ जाएगा। जैसे ये जो होता है ना, ये स्कैल्पल के लिए यूज होता है। स्कैल्पल भी कौन सा, जो सिंगल टाइम यूज के लिए होता है। फिर इसके साथ साथ इसकी डिस्क्रिप्शन आ जाएगी कि काफी डिटेल के अंदर बता देगा कि ये आखिर होता क्या है। अब जब भी आगे कभी भी कोई बंदा 47569 की बात करेगा, किसी को दुनिया भर में कोई कंफ्यूजन नहीं होनी चाहिए कि यार ये किस चीज के लिए स्टैंड कर रहा है। अदरवाइज अगर मान लो एक देश कुछ और नाम दे दिया, दूसरे ने कुछ और, तीसरे ने कुछ और, तो कैसे हम क्रॉस कंट्री आपस में कोऑर्डिनेशन कर पाएंगे? समझ पा रहे हो? तो यही जो प्लेटफॉर्म है ना, ये WHO ने यहाँ पे रिसेंटली अभी लॉन्च किया है। तो दिस इज द फर्स्ट ग्लोबल ओपन एक्सेस क्लियरिंग हाउस फॉर इंफॉर्मेशन ऑन मेडिकल डिवाइसेस। तो इसके माध्यम से आपकी सरकारें, रेगुलेटर्स और यूजर्स को बहुत ज़्यादा मदद हो पाएगी कि कौन सी मेडिकल डिवाइस उनको यूज़ करनी है, एक्वायर करनी है, यूटिलाइज करनी है, अलग अलग पर्पसेस के लिए, डायग्नोस टेस्ट के लिए, ये सब चीज़ें। तो ME डेविस जो है प्लेटफॉर्म, वहाँ पर आपको 2300 से भी ज़्यादा आपको टाइप्स ऑफ मेडिकल डिवाइसेस देखने को मिल जाएंगी, जहाँ पर रिप्रोडक्टिव हेल्थ, नॉन कम्युनिकेबल डिजीजेस, इन्फेक्शन डिजीजेस, सबका आपका ना हेल्थ कंसर्न्स को यहाँ पे एड्रेस कर दिया जाएगा। ठीक है, तो बेसिकली काम सिंपल सा यही है, नेमिंग ऑफ मेडिकल डिवाइसेस को हम आसान कर पाएं। दैट इज द एंटायर फोकस। अब दुनिया भर में ना ऑलरेडी 2 बड़े नेमिंग कन्वेंशन सिस्टम चलते हैं। एक का नाम है EMDN,
यूरोपियन मेडिकल डिवाइस नॉमेनक्लेचर, और दूसरा है ग्लोबल मेडिकल डिवाइस नॉमेनक्लेचर। जो जीएमडीएन है ना, ये काफी पॉपुलर है ऑस्ट्रेलिया, कनाडा, यूएसए और कुछ कंट्रीज के अंदर, और जो ईएमडीएन है आपका, ये यूरोपियन कंट्रीज के अंदर पॉपुलर है। इंडिया के अंदर देखो बहुत हम स्पेसिफिकली इन दोनों को फॉलो नहीं करते हैं, ठीक है, इंडिया खुद का अपना एक सिस्टम ही एक तरह से फॉलो करता है। बट ये जो एमई डेविस प्लेटफॉर्म है ना, इसके माध्यम से अब मेडिकल डिवाइसेस का नाम रख पाना, उनको नेमिंग प्रोसेस को बहुत सिंप्लीफाई करना काफी आसान हो पाएगा। ध्यान रखना, डब्ल्यूएचओ ने इस प्लेटफॉर्म को लॉन्च किया है। नेक्स्ट दोस्तों हमारा टॉपिक है जीका वायरस के रिगार्डिंग। अब देखो जीका वायरस की अगर मैं बात करूं, तो महाराष्ट्र के अंदर, पुणे महाराष्ट्र में आपको 15 से भी ज्यादा केसेस आपको देखने को मिल जाएंगे जीका वायरस के, एंड कम से कम 8 तो उनमें प्रेग्नेंट महिलाएं हमें देखने को मिल रही हैं, एंड 1% की यहाँ पे हमें डेथ होती हुई भी देखने को मिल रही है। तो थोड़ा सा हमें जीका वायरस के बारे में जान लेना चाहिए। ध्यान रखने वाली बात यह है, जीका वायरस क्या है, जैसे नाम में है ना वायरस, तो वायरस है बेसिकली जो कि वेक्टर बॉर्न डिजीज है, यानी कि मॉस्किटोस के माध्यम से यहाँ पे ये ट्रांसमिट किया जाता है। 1947 के अंदर युगांडा के अंदर पहली बार आपको मंकी के अंदर इसको यहाँ पे डिटेक्ट किया गया था। फिर हमें लोगों के अंदर भी इसके बहुत सारे केसेस देखने को मिले हैं। ध्यान रखने वाली बात क्या है कि ये जो एडिस मॉस्किटो है ना, उसके बाइट से ये स्प्रेड होता है। यही एडिस मॉस्किटो है जो आपका डेंगू, चिकनगुनिया, येलो फीवर ट्रांसमिट करने के लिए रिस्पॉन्सिबल है। तो ये बात आपको बहुत ध्यान से पता होना चाहिए। इसके साथ ही अगर हम बात करें ह्यूमंस के बीच में, ये सेक्सुअली ट्रांसमिट भी हो सकता है। इन्फेक्टेड जो मदर है, बेसिकली जो प्रेग्नेंट महिलाएं हैं, वो अपने बच्चे को भी ये डिजीज पास ऑन करती हैं, ऐसा देखा गया है यहाँ पर। तो ये बात भी आपको बिल्कुल पता होनी चाहिए। तभी मैंने यहाँ पे बात करी ना 8 प्रेग्नेंट महिलाओं की, इसीलिए बात करी कि उनके बच्चों को भी आगे हो सकता है। इसके देखो कई बार पता क्या होता है, सिम्टम्स इसके कई बार कुछ आते ही नहीं, और कई बार सिम्टम आते हैं तो उसमें आपका फीवर हो गया, स्किन रैश हो गया, कंजक्टिवाइटिस हो गया, मसल एंड जॉइंट पेन। बेसिकली डेंगू में जो आपके सिम्टम्स आते हैं ना, उसके सिमिलर ही सिम्टम्स आते हैं। कई बार कुछ लोगों में सिम्टम्स नहीं भी आएंगे, बट सिम्टम्स अगर आएंगे तो डेंगू जैसे ही होंगे। इसके अलावा अगर हम बात करें, ठीक है ना, बच्चों को भी मैंने जैसे आपको बता दिया। इसके साथ ही अगर बात करें, इसको डायग्नोस किया जाता है ब्लड टेस्ट के माध्यम से। इंपॉर्टेंट चीज आपको जो बिल्कुल कभी नहीं भूलनी हो, ये है कि भाई जीका की आज के समय कोई भी हमें वैक्सीन या कोई भी स्पेसिफिक ट्रीटमेंट नहीं हमारे पास मौजूद। बस तरीका क्या है, तरीका यही है, देखो मच्छर वगैरह है तो मच्छर को कंट्रोल करो, है ना, तो जहाँ पे वो ब्रीड होते हैं तो उनको ब्रीड ना होने दो, यही उसकी प्रिवेंशन ही हम यहाँ पे कर सकते हैं। अब मॉस्किटो रिपेलेंट आप यूज कर सकते हो, ठीक है, लाइट कलर क्लोथिंग यूज कर सकते हो, स्क्रीन और विंडोज, ठीक है ना, अंडर मॉस्किटो नेट्स आप यूज करो, ठीक है, आप उसके नीचे सो, ताकि आपको मच्छर ना काटे। बेसिकली दिक्कत मतलब उसी की है कि मच्छर काट देते हैं, तो इस वजह से दिक्कत आती है। तो वैक्सीन अवेलेबल नहीं है, तो हमें कहीं ना कहीं प्रिवेंशन के ऊपर यहाँ पे फोकस करना पड़ेगा। तो ये थे कुछ पॉइंटर्स जो हमें जीका वायरस के बारे में डेफिनेटली पता होने चाहिए। नेक्स्ट दोस्तों हमारा टॉपिक है विजिंजम इंटरनेशनल सी पोर्ट इन केरला के बारे में। थोड़ा सा इस टॉपिक को आपको समझने की इंपॉर्टेंट जरूरत है, क्योंकि एक्चुअल में ना हमारी इकोनॉमी के पर्सपेक्टिव से ये चीज बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट हो जाती है। देखो काफी बार ना आप लोगों ने शिप्स देखी होंगी। हाँ सर, शिप्स ऐसे कुछ होती हैं, बिल्कुल ऐसे ही कुछ होती हैं। अब शिप्स को चलने के लिए क्या चाहिए होता है, पानी, है ना। अब एक्चुअल में क्या होता है ना, जैसे मान लो आपका पानी कुछ इस तरह से है, राइट, इस तरह से आपका पानी आपको देखने को मिल जाएगा। अब ये वाला हिस्सा, जो इतना हिस्सा आपका है, ये वाला, हम क्या मैं ऐसा कह सकता हूँ ये वाला हिस्सा पानी के नीचे है शिप का? बिल्कुल सर, ऐसा कह सकते हो, कोई डाउट वाली बात ही नहीं है। बाकी हिस्सा ऊपर है, बाकी नीचे है, ठीक है, और इसके ऊपर बहुत सारे बड़े बड़े वेसल्स पड़े होंगे। अब अगर अगर मान लो बहुत बड़ी बड़ी शिप्स है ना, तो इनका कितना हिस्सा पानी के अंदर होना चाहिए, ये बहुत इंपॉर्टेंट पैरामीटर बन जाता है कि क्या वहां पे शिप अच्छे से मूव कर पाएगी या नहीं कर पाएगी। एंड इसी चीज को बोलते हैं ड्राफ्ट। अगर मान लो कोई शिप बहुत बड़ी है ना, तो उसका ये वाला हिस्सा, बेसिकली इतना हिस्सा जो पानी के नीचे है ना, ये वाला हिस्सा ज्यादा होना चाहिए। अगर ये ज्यादा होगा ना, तभी वो शिप का आसानी से मूवमेंट कर पाएगी। पर इंडिया में दिक्कत पता क्या है, हमारे जो पोर्ट्स वगैरह है ना, उन पोर्ट्स में दिक्कत ये आती है कि वो इतने डीप नहीं है। इतने डीप नहीं है तो बड़ी बड़ी वेसल्स वहां तक पहुंच नहीं पाएंगी। तो इस केस में हमें पता क्या करना पड़ता है, हमें दूसरे जगह पे जाना पड़ता है। दूसरे जगह मतलब जैसे आपका कोलंबो हो गया, सिंगापुर हो गया, ये सब पोर्ट्स में जाना पड़ता है। क्यों? क्योंकि यहाँ पर जो बड़ी बड़ी शिप्स हैं वो यहाँ पर जा सकती हैं, यहाँ पर उतना ड्राफ्ट उनको मिल जाएगा। अब वहां से छोटी शिप्स के अंदर से सामान इंडिया में लाया जाता है। आर यू गेटिंग दिस थिंग? इस चीज को बोलते हैं क्या, ट्रांसशिपमेंट। ट्रांस वर्ड आ गया ना बीच में, ट्रांसशिपमेंट। तो शिपमेंट आ रही है, बट कहीं ना पहले वो दूसरे पोर्ट पे जा रही है। क्यों? क्योंकि दूसरे पोर्ट में उतना ड्राफ्ट था, उतना पानी था वहां पे, एंड अकॉर्डिंगली शिप वहां पे जाएगी, बड़ी वाली शिप। वहां से छोटी शिप्स के अंदर उसको यहाँ पे ट्रांसफर किया जाएगा, फिर जाके भारत में पहुंचेंगी। अब आप नोटिस करो, 75% इंडिया का ट्रांसशिपमेंट कार्गो प्रोसेस किया जाता है आउटसाइड द कंट्री। तो इसका मतलब क्या है? इसका मतलब भैया ये है कि दूसरे देशों के ऊपर हम निर्भर हैं।
जैसे आपका श्रीलंका हो गया, सिंगापुर हो गया, इनके ऊपर निर्भर है। अब भाई ये लोग जब बीच में आ जाएंगे तो इससे क्या हो जाएगा, इससे टाइम बढ़ गया, क्योंकि पहले यहाँ पे कोलंबो पे यहाँ पे सामान भेजना पड़ा, सिंगापुर में भेजना पड़ा, फिर यहाँ पे इंडिया में आया। टाइम के साथ साथ भैया कॉस्ट भी बढ़ गई, और कॉस्ट के साथ साथ हमारे जो प्रेशियस डॉलर्स होते हैं वो भी हमें यहाँ पे देने पड़ गए। तो दिक्कतें तो बहुत सारी हैं, बिल्कुल ठीक बात है। अब यहाँ पर जो मैं बात कर रहा हूँ ना विजनम इंटरनेशनल सी पोर्ट की, यहाँ पर ये सारी दिक्कतें नहीं है, समझ रहे हो। ये इंडिया का पहला क्या है, डीप वाटर कंटेनर शिपमेंट पोर्ट, आपको ट्रांसशिपमेंट पोर्ट आपको देखने को मिल जाएगा केरला त्रिवेंद्रम के अंदर। ठीक है, तो इसके माध्यम से क्या होगा, अब जो ड्राफ्ट वाली दिक्कत थी वो भी नहीं है, प्लस एट द सेम टाइम आप नोटिस करोगे इससे कॉस्ट वगैरह भी काफी हद तक कम हो जाएगी, ऑपरेशंस आपके बहुत ज्यादा एफिशिएंट हो जाएंगे। एंड साथ में ना, एक तो वर्ड मैंने ड्राफ्ट आपको सिखाया, एक वर्ड होता है ड्रिफ्ट। ठीक है, यहाँ पे आपको ड्रिफ्ट बहुत कम से कम मिलती है, एंड एक्चुअल ड्रेजिंग भी यहाँ पे कम करनी पड़ेगी, तो इस वजह से कॉस्ट भी हमारी कम हो जाएगी, तो एफिशिएंसी और इंप्रूव हो जाती है। साथ ही साथ अगर हम बात करें, ठीक है, तो इसके डिफरेंट डिफरेंट फंक्शंस के लिए यूज किया जा सकता है। एट द सेम टाइम जो इंटरनेशनल आपका शिपिंग रूट है ना, उससे बस 10 नॉटिकल माइल्स की दूरी पर ही है, तो बहुत आसानी से शिप्स यहाँ तक पहुंच पाएंगी। इसके साथ ही आपको ध्यान ये रखना है कि इस पर्टिकुलर पोर्ट को बनाया गया है लैंडलॉर्ड मॉडल के हिसाब से। क्या मतलब इस चीज का, देखो जो भी आपका पूरा का पूरा जो डेवलपमेंट था वो यहाँ पर तो आपका सरकार ने किया, जो पोर्ट अथॉरिटी है उसने किया, पर जो प्राइवेट कंपनीज होंगी वो यहाँ पे पोर्ट ऑपरेशंस को हैंडल करेंगी, जैसे कार्गो को हैंडल करना। समझ गए हो, लैंडलॉर्ड मॉडल का मतलब यही होता है कि किसी और ने सारा चीजें आपके लिए बना रखी हैं, आपको बस उसके ऑपरेशंस को रन करना होता है। तो यहाँ पर सारी चीजें पोर्ट अथॉरिटी ने बना रखी हैं। ठीक है, बस आपकी जो प्राइवेट कंपनी जैसे अडानी हो गया, उनको यहाँ पे इस पोर्ट को हैंडल करना है, जैसे कार्गो हैंडलिंग वगैरह। ठीक है, तो इसको यहाँ पे पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप कंपोनेंट के अंदर डेवलप किया गया है बाय डिजाइन बिल्ड फाइनेंस ऑपरेट एंड ट्रांसफर बेसिस के ऊपर। बाकी चीजें मैंने आपको बताई दी, और भी काफी सारे स्टेप्स जैसे कोचिन पोर्ट अथॉरिटी हो गया, उसके द्वारा भी इंटरनेशनल कंटेनर ट्रांसशिपमेंट टर्मिनल कोचिन में स्टैब्लिश किया गया है। आपके ग्रेट निकोबार की बात करें तो गलाथिया बे जो है ग्रेट निकोबार आइलैंड के अंदर, उसको भी डेवलप किया जा रहा है वहाँ पे ट्रांस इंटरनेशनल कंटेनर ट्रांसशिपमेंट पोर्ट। तो ये कुछ पॉइंटर्स थे जो यहाँ पे आपको बहुत अच्छे से पता होने चाहिए थे। नेक्स्ट दोस्तों हमारा एक छोटा सा टॉपिक है, वो है आपका वीरांगना दुर्गावती टाइगर रिजर्व के बारे में। थोड़ा सा इसको जान लेते हैं। देखो दरअसल में ना कुछ पोचिंग की खबरें आ रही हैं यहाँ पर इस टाइगर रिजर्व के रिगार्डिंग, तो मध्य प्रदेश के द्वारा यहाँ पे कुछ इन्वेस्टिगेशन यहाँ पे लॉन्च करी गई है। अगर मैं देखो इसकी लोकेशन की बात करूँ, जैसे मैंने आपको बता ही दिया, मध्य प्रदेश के अंदर आपका सागर, दमोह एंड जो नरसिंहपुर डिस्ट्रिक्ट है ना, वहां पर आपको ये रिजर्व देखने को मिल जाएगा। यहाँ पर आपको दुर्गावती वाइल्ड लाइफ सेंचुरी और नौरादही वाइल्ड लाइफ सेंचुरी के पार्ट्स इसमें ही इंक्लूडेड हैं। दरअसल में रानी दुर्गावती बहुत बहुत ज्यादा फेमस है, ठीक है ना, इनके ऊपर क्वेश्चन आ भी सकता है हिस्ट्री के पर्सपेक्टिव से। बेसिकली जो गॉन्ड पीपल है उनकी क्वीन इस तरह से माना जाता है रानी दुर्गावती जी को, और इस वजह से इसका नाम ऐसे रखा गया है। तो ये 7th टाइगर रिजर्व मध्य प्रदेश के अंदर स्टैब्लिश होने वाला आपको देखने को मिल जाएगा। साथ ही साथ ना ऐसा भी बोला जा रहा है कि जो पन्ना टाइगर रिजर्व है और आपका जो दुर्गावती टाइगर रिजर्व है, इनके बीच में ना कॉरिडोर बनाने की बात है, ग्रीन कॉरिडोर की, ताकि जो टाइगर्स है ना उनको मूव करने के अंदर दिक्कत ना आए, ये एक रिजर्व से दूसरे रिजर्व में आसानी से मूव कर पाए। बाकी आप नोटिस करोगे जो नर्मदा है एंड साथ साथ यमुना रिवर बेसिन है, उसके बीच में ही आपको रिजर्व देखने को मिल जाएगा। एंड एक इंपॉर्टेंट छोटा सा फैक्ट और है, वो है सिंगोरगढ़ जो फोर्ट है ना, वो इसी रिजर्व की बाउंड्रीज के अंदर है। कई बार ऐसे फैक्चुअल क्वेश्चन आ जाते हैं, तो थोड़े से फैक्ट्स भी हमें यहाँ पे पता होने चाहिए। बाकी फ्लोरा की बात करें तो टीक, साजा, बेर, आमला ये आपको देखने को मिल जाएंगे। फोना के अंदर तो बहुत सारे हैं, आपके टाइगर्स, लेपर्ड्स हो गया, वॉल्स हो गया, जैकाल्स हो गया, आपका ब्लैक बक हो गया, आपका बार्किंग डियर हो गया। तो इस तरह से डिफरेंट डिफरेंट फोना आपको यहाँ पे देखने को मिल जाते हैं। दोस्तों ये थी आज की डिस्कशन। आज मैं आपके लिए 2 क्वेश्चंस लाया हूँ, ठीक है। ये दरअसल में थोड़ा, ये 2024 का नहीं है, ये 2017 का क्वेश्चन है, ठीक है ना, तो प्लीज इसको करेक्ट कर लो। 2017 में यूपीएससी ने क्वेश्चन पूछा था जीका के बारे में, तो इसका आंसर आप मुझे बताइएगा कि आपके हिसाब से इसका क्या सही आंसर होगा। इसके साथ ही साथ 2023 का एक क्वेश्चन मैं आपके सामने लेके आया हूँ, तो इसका आंसर भी आप मुझे नीचे कमेंट्स में बता सकते हो। कल जो मैंने होमवर्क दिया था उसका आंसर डिस्कस कर लेते हैं। पहला क्वेश्चन था कि डायरेक्ट क्रेडिट असिस्टेंस यहाँ पे कौन ग्रांट करता है टू रूरल हाउस होल्ड। मैंने आपको बताया था कि नाबार्ड ना ये करता है, ये रीफाइनेंस करता है असिस्टेंस बाय द अदर इंस्टीट्यूशंस। यहाँ पर ये डायरेक्ट नहीं करता, इनडायरेक्ट होता है। तो सेकंड आपका गलत है। बाकी डेफिनेटली आरआरबी हो गया, लैंड डेवलपमेंट बैंक हो गया, ये तो डेफिनेटली करते ही हैं। तो एक्चुअल में ना इसका आंसर आएगा 1 एंड 3 ओनली, ठीक है। थोड़े से ऑप्शन गड़बड़ हो गए हैं मेरे से, ठीक है, ये जो भी है मतलब इसको ठीक कर लेना, मतलब ऑप्शन कुछ गड़बड़ है। तो 1 एंड 3 ओनली इज द करेक्ट आंसर, ठीक है, तो वो सही रहेगा। इसके अलावा दूसरा मैंने आपको जो होमवर्क दिया था 2024 का ही था। देखो ये भी काफी आसान क्वेश्चन था, एंड ज्योग्राफी की एनसीईआरटीज के अंदर आपको बहुत डायरेक्ट लाइंस इसकी मिल जाएंगी। तो डेफिनेटली आपको ये चीज पता होनी चाहिए। जैसे यहाँ पे बात करी गई है ट्रोपोस्फेयर की थिकनेस,
इक्वेटर पे ज्यादा होती है एज कम्पेयर टू पोल्स। क्या ये बात ठीक है? हाँ जी बिल्कुल। हम बात करते हैं ना कि ट्रोपोस्फेयर की एवरेज हाइट आपकी 13 किलोमीटर होती है। आप साथ साथ ये भी जानते होंगे कि आपके इक्वेटर के आसपास ये 18 किलोमीटर के आसपास हो जाती है, एंड आपके पोल्स के ऊपर ये 8 किलोमीटर के आसपास। ठीक है, एक आधा किलोमीटर ऊपर नीचे हो सकता है, बट यही तो पढ़ते हैं हम ट्रोपोस्फेयर के रिगार्डिंग कि लोअर मोस्ट लेयर है एटमॉस्फेयर की, एंड इस तरह से इसकी हाइट्स होती है। तो डेफिनेटली स्टेटमेंट वन तो बिल्कुल करेक्ट है। दूसरी बात करें कि इक्वेटर के ऊपर हीट इज ट्रांसपोर्टेड टू ग्रेटर हाइट्स बाय स्ट्रॉन्ग कन्वेक्शनल करंट, बिल्कुल बिल्कुल यही तो पढ़ते हैं। तो दोनों के दोनों स्टेटमेंट यहाँ पे बिल्कुल करेक्ट है, एंड इसका आंसर ऑप्शन नंबर ए आपका बन जाएगा। ठीक है, इसके अलावा आज का आपका होमवर्क रहेगा, ट्रू फॉल्स के अंदर ये कुछ क्वेश्चंस हैं, इनका आंसर आप मुझे बता सकते हैं इनमें से कौन सा ठीक है कौन सा गलत है। कल जो होमवर्क दिया था उसकी अगर बात करूं, पहला था आईटीडीपी के बारे में, तो मैंने बताया था कि बिल्कुल ये नाबार्ड का ही फ्लैगशिप प्रोग्राम है ताकि ट्राइबल हाउस होल्ड्स को हम बेहतर कर पाएं। नाबार्ड की बात करें तो इट इज़ अ की रेगुलेटरी बॉडी इन इंडियन रूरल बैंकिंग सिस्टम, दैट इज ऑल्सो करेक्ट। सियांग रिवर की बात करें तो नहीं, ये त्रिम्बकेश्वर से यहाँ पे ओरिजिनेट नहीं करती, ये आपकी कहाँ से, जो माउंट कैलाश के पास में से तिब्बत के अंदर वहां से ओरिजिनेट करती है। तो थर्ड स्टेटमेंट आपका इनकरेक्ट है। वर्ल्ड पॉपुलेशन डे आपका 11 जुलाई को मनाया जाता है। ठीक है, 11 जुलाई 1990 से स्टार्ट हुआ था, तो ये आपका चौथा भी गलत हुआ। और ड्राफ्ट गाइडलाइंस की बात करें तो आईबी जो मिनिस्ट्री है उसके द्वारा ही डेफिनेटली ये ड्राफ्ट गाइडलाइंस दी गई थी, तो ये पांचवा स्टेटमेंट आपका करेक्ट बन जाएगा। तो दोस्तों यही थी आज की डिस्कशन, इसी तरह से आप भी अपने एंड पे हार्ड वर्क करते रहिए। थैंक यू वेरी मच फॉर द डिस्कशन।